नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के लाल किला परिसर में सामवेद का उर्दू अनुवाद लॉन्च किया। यहाँ किसी वेद का अब तक का सबसे पहला उर्दू अनुवाद है। मशहूर फिल्म निर्देशक इकबाल दुर्रानी ने इसे लेकर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। भागवत ने इस दौरान कहा कि लोगों के भगवान की पूजा करने के अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनका इरादा एक ही है। हमें ये समझना चाहिए कि धर्म अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनाए जाते हैं। भागवत ने कहा कि कुछ भूमि, कुछ पानी और कुछ अग्नि की पूजा करते हैं, लेकिन सभी धर्म एक ही लक्ष्य या गंतव्य तक ले जाते हैं। इसे समुदायों के बीच दुश्मनी या संघर्ष का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। सामवेद वेद का अंग है। वेद को हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, लेकिन उस धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है। पूजा उसका एक अंग है, परंतु उस वो ज्ञान है जो जानना है। वेद शब्द का अर्थ है जो जानना है, वो यानी ज्ञान। और ज्ञान दोनों प्रकार का होता है। एक बाहर की दुनिया का ज्ञान, दूसरा अंदर का ज्ञान। हमारे यहां इन दोनों के बिना ज्ञान को पूर्ण नहीं माना जाता। अभी जो प्रार्थना आपने सुनी, ऊर्जा मित्रो वरुण पिन्वंतेड़ा पीवरीमिशम कृणुहीन इंद्र, तो भरपूर अन्न आदि मांगा है हम सबके लिए और ज्ञान भी मांगा है। तो ये जो बाहर के पदार्थ है, बाहर की दुनिया है, वो हमारे शरीर मन बुद्धि के सुख का साधन बनती है, इसलिए उसको जानना होता है। उसको हम कहते हैं विज्ञान। लेकिन केवल उसको पाना हमको सुख नहीं दे सकता। ये ज्ञान है ना, सामवेद है। अब वेदों में सूत्र है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वाराणसी में अब भी पीएम मोदी आते हैं तो यहाँ की जनता दिल खोल कर उनका स्वागत करती है। इस बार भी उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। बीजेपी कार्यकर्ता इसके लिए अभी से जुट गए हैं। जिले के तमाम कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी नेताओं की माने तो इस बार पीएम के स्वागत को अविस्मरणीय बनाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने शुक्रवार को गुलाब बाग पार्टी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के 24 मार्च को प्रस्तावित दौरे को लेकर चर्चा की गई। कहा गया कि पीएम के दौरे को यादगार बनाने के लिए संगठन ने व्यापक तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम महिला ने याचिका दाखिल कर शरीयत कानून में महिलाओं के साथ संपत्ति के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नोटिस भी जारी किया है। महिला की याचिका में कहा गया है कि शरीयत कानून में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुष वारिसों के समान अधिकार नहीं मिलता। इस भेदभाव को दूर करने की जरूरत है। देश के संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद भी मुस्लिम महिलाएं भेदभाव का शिकार हो रही हैं। ये याचिका बुशरा अली नाम की महिला ने दाखिल किया है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 भाई बहनों को नोटिस जारी किया है। इनमें 4 बहनें शामिल हैं, यानी एक माता पिता के से 7 भाई और 4 बहनें हैं।
वहीं राजधानी दिल्ली में बुधवार को सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया तो शुक्रवार को राजधानी में हल्की बारिश से मौसम ने करवट ले ली। सुबह भी मौसम हल्का सर्द बना हुआ है। प्री मॉनसून की बारिश की वजह से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु सहित कई अन्य शहरों में भी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाने का काम किया है। वहीं बिजनौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से कूलर की घास बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का नुकसान हो गया है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना चांदपुर के हल्दौर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं देश में हिंडनबर्ग मामले पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अब इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है। इस विवाद की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की विपक्ष की मांग पर अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही इस मामले का संज्ञान लिया जा चुका है और कोर्ट ने एक जांच समिति का गठन भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार को इस विवाद पर कोई भ्रम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। अब लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास इस मामले से जुड़े सबूत हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश करना चाहिए। रायबरेली में इन्फ्लुएंजा H3N2 से संक्रमित मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी मिलते ही मरीज के घर पर टीम भी पहुंच गई है। हालांकि मरीज अब स्वस्थ बताया जा रहा है। दरअसल छोटी बाजार की रहने वाली सुनीता सिंह लगभग 13 दिन पहले सर्दी जुकाम की शिकायत के बाद लखनऊ के मिडलैंड हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। इसी बीच उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी हालत में सुधार था, लिहाजा उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसमें ये जो है वो बड़ा वाला स्ट्रेन है। S3 आजकल चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ में N2 की भी आवश्यकता होती है जिससे कि उसे घोषित किया जा सके कि ये वो जो इन्फ्लुएंजा आजकल चल रहा है वो उस तरह से। लेकिन इसमें क्योंकि मेन इसका स्ट्रेन जो है A है, इसीलिए इसको वर्गीकृत किया गया है स्वाइन फ्लू में। कौन सा मरीज है, कहाँ का रहने वाला है? मरीज श्रीमती सुनीता सिंह है, वो छोटी बाजार रायबरेली की रहने वाली। क्या स्थिति है मरीज? मरीज अब स्वस्थ है। विगत 13 दिनों से मिडलैंड हॉस्पिटल में भर्ती था और डिस्चार्ज होके आ गए, स्वस्थ है। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई CMO लखनऊ के द्वारा, तो आज मैं अपनी टीम के साथ गया और घर पे मतलब इसमें ये निरोधात्मक कार्रवाई में ये रहता है कि घर वालों को भी इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए स्वाइन फ्लू। वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में एक किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी किशोरी की बरामदगी नहीं हुई है और न ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर परिजनों ने अनशन शुरू कर दिया है। वहीं परिजनों ने अपहरण करने की साजिश करने वालों का भी नाम बढ़ाए जाने की मांग की है। मामला कुरारा थाना क्षेत्र के से है, जहां पर घर से विद्यालय गई 15 साल की छात्र 1 मार्च को लापता हो गई। पुलिस ने गांव के पास ही पतरा गांव के रहने वाले राम नरेश के ऊपर तमंचे के बल पर बाइक में बिठाकर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया। घटना के 17 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक किशोरी की बरामदगी नहीं की है और ना ही आरोपी को खोज पाई है, जिसके चलते अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए परिजनों ने अनशन शुरू कर दिया है और किशोरी की बरामदगी की मांग की है। तारीख को लड़की मेरी मंझे सुबह 9 बजे घर से पढ़ने के लिए कहकर गई थी। मैं घर में नहीं था। स्कूल जाते समय रास्ते में इसको पता नहीं मतलब कि कहाँ से कैसे क्या होगा कि ना स्कूल पहुँची है ना कहीं आज तक पता चल रहा है। पता चला है आगे बढ़कर ये राम नरेश अपनी गाड़ी बाइक लेकर आया है, उसमें बैठा कर ले गया है
उसको ले जाने के बाद में राम नरेश के तहत केवल मुकदमा दरों के सामने किया है। बाकी जिसके पास इन्होंने भेज दिया है वो उनको किसी का नाम नहीं बनाया गया है। तो मैं 1 तारीख को एप्लीकेशन वहाँ दिया था। 1 तारीख की मतलब मुझे रिपोर्ट ना देकर ये लोग 5 तारीख के अपने मन के हिसाब से मतलब बनाकर रिपोर्ट दिया है। मेरी बेटी 9 बजे घर से निकली थी, पढ़ने बोल रही थी पढ़ने जाती हूँ। अब स्कूल नहीं पहुँच पाई, बीच में घटना हो गई। ये मेरी बेटी खो गई, वही गायब हो गई, पता नहीं चल रहा। तो आपने अभी कुछ किया? कुछ किया, हम थाने गए, थाने में नहीं सुनाई भाई। 2 दिन 4 दिन कर रहे दरोगा, अब कोई सुनाई नहीं। जब हमका कुछ सुनाई नहीं, जब इसीलिए हम बोल चौथरा में बैठे का पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन हुआ। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह सहित बड़े नेता कोलकाता पहुंच चुके हैं। सपा कार्यकर्ता सम्मेलन को अखिलेश यादव ने संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा वो करने को तैयार है। ये जो संस्थाएं हैं ये कोई पहली बार जांच नहीं कर रही है। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। और ये अलग परंपरा जो बन रही है कि अगर आपके दल में कोई आ जाए उसके लिए ईडी, सीबीआई कुछ भी नहीं है। विपक्षी पार्टी हैं उनके ऊपर ईडी, सीबीआई। और आप लोग जो देख रहे होंगे बंगाल में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे है। हमारी पार्टी के विधायकों की सदस्यता लेना, उन पे झूठे मुकदमे लगा देना, पैरवी ऐसी करना या पैरवी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने सरकार के जरिए अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में इन्फ्लुएंजा वायरस के मामलों का पता लगाने के लिए जांच करने का निर्देश दिया। भारद्वाज ने कहा कि इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले मार्च के अंत तक आमतौर पर कम हो जाते हैं, लेकिन इस बार देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में इसके मामले सामने आए हैं। तो साथ ही उन्होंने एलजी को भी संबोधित किया है। ये जो मौसम है ये इन्फ्लुएंजा का मौसम होता है और जनरली इस तरीके का इन्फ्लुएंजा जो है पूरी दुनिया में चलता है और सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है। H1N1 और H3N2 इन्फ्लुएंजा इस वक्त जो है हिंदुस्तान में काफ़ी फैल रहा है और जनरली इसके 2 पीक आते हैं। एक पीक आता है जनवरी से लेकर मार्च तक, दूसरा पीक आता है इसका मॉनसून के खत्म होने पे। ये वाला जो पीक है इसकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मार्च खत्म होते होते ये डिक्लाइन हो जाता है। इस बार देखने में आ रहा है कि काफ़ी पेशेंट्स इन्फ्लुएंजा के आ रहे हैं और जिन लोगों को पहले लंग्स में या अस्थमा की या कोरोना की बड़ी सीवियर रही उनको इसका ज़्यादा असर हो रहा है। जनरली इसके अंदर फीवर आ रहा है, कफ है, सोर थ्रोट है, रनी स्टफी नोज है, मसल एंड बॉडी एक, हेडेक्स, फटीग और अक्सर आपको पता चल रहा हो कि आसपास जो है लोगों को काफ़ी खांसी, जुकाम, बुखार, इस तकलीफ़ के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो सरकार ने एक एडवाइजरी के रूप में दी है और वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं ताकि जो मीडिया के हमारे साथी हैं वो भी इसको आगे शेयर करें कि 2 तरीके के एज ग्रुप्स हैं जिनको इससे ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वो है 65 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग और 5 साल से छोटे बच्चे जो है उनको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अंदर एलजी साहब से हमारे मतभेद हैं
और वो मतभेद भी इसी चीज के हैं कि प्रजातंत्र की जो मर्यादा है, जो संवैधानिक जो पूरा का पूरा प्रेसिडेंस रहा है, उसको बना के रखें एलजी साहब भी। और हम उनसे यही बात कहते हैं कि संविधान में ये लिखा है तो आप इसी तरीके से करिए, कानूनों के हिसाब से चलें। तो आज एलजी साहब के अभिभाषण के समय पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ मेंबर्स ने बहुत हंगामा किया। एलजी साहब उस वक्त हाउस में खड़े हुए थे, उसके बावजूद भी हंगामा जो है उनका चलता रहा। तो जो शेड्यूल 5 है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स ड्यूरिंग एलजीज एड्रेस। तो उसके मुताबिक अगर कोई भी आदमी, कोई भी मेंबर इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन करता है, खड़ा होता है, वॉकआउट करता है, नारेबाजी करता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करता है, जो बार बार रायबरेली अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन को बिना किसी अनुमति के बेचने पर रोक लगने से हटाने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत 1950 के एक कानून बना दिया, जिसके तहत अनुसूचित जाति की जमीन को कोई भी बगैर जिला अधिकारी की परमिशन के बिना नहीं खरीद सकता और उसके पास 3.5 बीघे जमीन बचनी चाहिए, तभी जिला अधिकारी अनुमति बेचने की दे सकता है। लेकिन प्रदेश सरकार ने बगैर सदन में चर्चा कराए कैबिनेट की बैठक बुलाकर 1950 में बने कानून को निष्क्रिय कर दिया, जिससे तब बड़े उद्योगपति बिना किसी रोक टोक के अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें खरीद सकेंगे, जो सीधे सीधे अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के साथ अन्याय होगा। पूरे प्रदेश में इस प्रेस वार्ता की जा रही है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई थी कि यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बिक्री करना चाहता है तो उसको बाकायदा कलेक्टर से अनुमति लेना होगा। उसके साथ प्रतिबंध ये भी था कि लेकिन उसके पास 3.5 एकड़ भूमि उसके पास बचती हो। बिना कलेक्टर की अनुमति के अनुसूचित जाति का व्यक्ति ना दान कर किसी को कर सकता था, ना किसी को पट्टा कर सकता था। लेकिन ये भाजपा की सरकार केवल एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के आशय से इस कानून में को परिवर्तन करना चाह रही है, जबकि व्यवस्था ये है कि उस कानून के सदन में बाकायदा चर्चा होनी चाहिए, उस पर आपत्ति होनी चाहिए, तब कोई कानून बनता है। केवल कैबिनेट की बैठक बुला लो, हमारा बहुमत है, तुम लोगों को बुला ले और पास करा ले, इसलिए। वहीं अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक नई परंपरा शुरू हुई। सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करने की बजाय गागर में जल भरकर जल संचयन का संदेश दिया गया। वहीं आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या वासियों को कहा कि लोग खुशनसीब हैं कि रामनगरी में जन्म लिया है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन सेमिनार में दिए गए बयान को लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश का अपमान बताया। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश, लोकशाही का मंदिर, और कई लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक इधर नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, और विदेशों में जाकर भाषण करना और वहां हवा निकलना। वापस आओ और हमें लोकतंत्र कैसे चलाना है वो सिखाओ मित्रों। ज्यादा लड़कियां लड़के कम है। क्या करोगे? कुछ ऐसी योजना बनाइए, नहीं तो स्थिति ऐसी पैदा होगी। क्योंकि मैं पूरे यूपी में 2 यूनिवर्सिटी बाकी है दीक्षांत में जाने की, बाकी सब जगहों पर करके आई हूँ। 80% बेटियां गोल्ड मेडल।
और दिल्ली शराब नीति मामले में शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की ईडी के रिमांड खत्म हो गई। इसी बीच बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वे झूठों के सरदार लगने लगे हैं। मित्रों, आप सभी विगत कई दिनों से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए तमाम उन दलों का हाहाकार सुन रहे होंगे जिनमें से शायद कोई भी दल ये न बता पाए कि 2014 से पहले भी उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं था। ये सब हैं जो पिछले 20, 25, 30 वर्षों से कभी न कभी किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में आबद्ध रह चुके हैं, एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो तो 2013 से पहले थी नहीं। तो नई नवेली पार्टी से लेके पुरानी धुरानी पार्टी तक ये सारे के सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच में निरंतर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कई महीनों से कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर, कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर वो ऐसा शोर शराबा बनाना चाहते हैं जिसमें सच को या तो दबाया जा सके या झुठलाया जा सके। परंतु जो जो भिन्न भिन्न स्तरों पर जांच की प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं और भिन्न भिन्न जगहों पर मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में जानकारियां आ रही हैं, तो उसके साथ उन लोगों के ये सारे दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं और भ्रष्टाचार का कठोर यथार्थ जनता के सामने आ रहा है। दिल्ली को शराब में डुबो देने वाले लोग बच के निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर हम विषय को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम उस विषय के ऊपर पुनः जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, यानी उसका फोकस बना के रखना चाहते हैं। अब पिछले 1-2 दिन में जो जानकारियां आई हैं, जो पब्लिक डोमेन में आई हैं कि पूछताछ के दौरान स्वयं दिल्ली सरकार के पदों पर बैठे हुए लोग, इस शराब के घोटाले में सक्रिय भूमिका निभा रहे लोग और मनीष सिसोदिया जी के जो सचिव रहे हुए लोग, उन सब के संदर्भ से जो तथ्य सामने आए हैं वो उन चीजों को अब पुख्ता कर रहे हैं जिसे वो लोग सिर्फ आरोप सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए कि जो टेक्निकल कमेटी थी उसने यह संस्तुति की थी कि होलसेल यानी थोक विक्रय का अधिकार सिर्फ सरकार के पास रहेगा, ये प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा था, तो वो प्रकारांतर से सरकार के ही राजस्व में बढ़ना था। परंतु ये तीनों निर्णय बदल दिए गए बगैर किसी वैधानिक प्रक्रिया के, और अब यह समाचार आए हैं कि जब 2021 में मार्च के महीने के मध्य में यह निर्णय बदले गए तो यह निर्णय श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुआ और उसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी उपस्थित थे। यानी अब जिसे वो आरोप कह रहे थे, न सिर्फ वो वह बिजनौर में किसान सेवा सहकारी समिति के संचालक पद के प्रत्याशी का अपहरण करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अपहरण में इस्तेमाल हुई कार भी बरामद कर ली। खास बात यह है कि पुलिस ने घटना के मात्र 6 घंटे के अंदर संचालक को सकुशल बरामद भी किया। बीती रात 9:45 बजे ग्राम पुरुषोत्तमपुर थाना नजीबाबाद निवासी एक महिला जिसका नाम सुनीता है एक तहरीर थाने पर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पति नरेश कुमार को, जो कि साधन सहकारी समिति के संचालक पद का। वहीं यूपी में हो रहे अपराध को लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा प्रतिफल
पाएगा। उमेश पाल हत्याकांड पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। योगी जी ने कहा था 0 टॉलरेंस पर काम किया जाएगा। सरकार वही चरितार्थ कर रही है। कोई भी अपराध करता है, सरकार अपनी काम करता है, कानून अपना काम करता है और पुलिस अपना काम करती है। जो दोषी होंगे उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हम जब भी इधर से आते हैं दर्शन जरूर करते हैं। आज उसी प्रोग्राम के तहत मां विंध्यवासिनी के चरणों में सिर शीश झुकाने आए थे। वहाँ भी मंदिर प्रणाम के सामने उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए थे। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।